Hi guys and welcome to this lecture of corporate restructuring, valuation and insolvency. This is CS Vaibhav Chitlangia and आप सभी का मेरे इस सीरीज ऑफ लेक्चर में है बहुत बड़ा हार्दिक स्वागत। ठीक है, नाउ सुनिए ये है क्या। हम लोग यहाँ पे ये जो लेक्चर देख रहे हैं ये है अपने मॉड्यूल 2 का ये है अपने ग्रुप 2 का मॉड्यूल 5। ठीक है, इस सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी। अब हम लोग सब इसको CRI के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये हमारे पुराने सिलेबस में भी था, ये अभी हमारे नए सिलेबस में भी आया। ठीक है, तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें आपसे इस सब्जेक्ट के बारे में, इस सब्जेक्ट के मेन टॉपिक के बारे में डिस्कस करना, चलिए देखते हैं ये सब्जेक्ट है क्या। ठीक है, ये जो अपना सब्जेक्ट है जिसका नाम है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी एंड वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी, ये है, आइए देखते हैं। यहां पे ठीक है, इस सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी। ठीक है, इसको आप चाहो तो CRVI भी बोल सकते हो, इसको CRVI भी बोला जाता है। ठीक है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट इज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, दूसरा पार्ट इज वैल्यूएशन एंड तीसरा पार्ट इज इंसॉल्वेंसी। हमारे पुराने मॉड्यूल के हिसाब से, पुराना जो हमारा सिलेबस था उसके हिसाब से CR का पार्ट था 50 मार्क्स, वैल्यूएशन वाज 30 मार्क्स एंड इंसॉल्वेंसी वाज 20 मार्क्स। ठीक है, बट इसमें बहुत बड़ा चेंज लाया गया है। अब इसका और इसका वैल्यूएशन में चेंज कर दिया गया है। अब पूरे CR एंड वैल्यूएशन का होल्डिंग है 50 मार्क्स एंड इंसॉल्वेंसी अकेले को दिया गया है 50 मार्क्स। क्या आप में से कोई भी ये चीज बता सकता है ऐसा क्यों किया गया है? बहुत इजी आंसर है इसका आंसर इज बिकॉज इंडिया में IB कोड करके एक लेजिस्लेशन एनैक्ट हुआ इन द ईयर 2016। ठीक है, अभी IB कोड क्या है, कैसे है, क्यों है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, बट उससे पहले एक बार हम लोग को ओवरव्यू डिस्कस कर लेते हैं पूरे सब्जेक्ट का। तो CR मतलब होता है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग मतलब क्या, डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे जाके, बट ओवरऑल समझ लीजिए, कभी भी किसी भी एक कॉर्पोरेट बॉडी में थोड़ा सा भी कॉर्पोरेट बॉडी में अगर आप कुछ चेंजेस लाते हो तो उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट को रिस्ट्रक्चर करना, एंड दैट इज समथिंग दैट वी विल डिस्कस अंडर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। क्या एग्जांपल हो सकता है इसका एग्जांपल हो सकता है लेट्स से मर्जर्स, अमालगमेशंस, टेकओवर्स, जॉइंट वेंचर्स, सब तरह का। ठीक है, तो अपना कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग उस चीज के साथ डील करता है। वैल्यूएशन क्या होता है भाई, सिंपल सा बात है, अगर आज कंपनी A एंड कंपनी B दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज कर रही है तो दोनों अपना वैल्यू तो निकालेगी। सो वैल्यूएशन पार्ट में हम कुछ नहीं पढ़ते, वैल्यूएशन पार्ट में बेसिकली हम वो टेक्निक्स पढ़ते हैं, वो प्रोसीजर्स पढ़ते हैं, वो डिफरेंट फॉर्मूले पढ़ते हैं जिससे हम एक कॉर्पोरेट बॉडी का वैल्यूएशन निकालेंगे। ठीक है, ये इन टोटल इसको बोला जाता है पार्ट 1 है सब्जेक्ट का, जो कि हमारे सब्जेक्ट में, हमारे सिलेबस में है फॉर अ टोटल ऑफ 50 मार्क्स। अब आते हैं हम लोग पार्ट 2 में, विच इज इंसॉल्वेंसी। नाउ इंसॉल्वेंसी में बेसिकली आप 3 मेन एक्ट पढ़ते हो। ठीक है, पहला आप पढ़ोगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, दूसरा आप पढ़ोगे सारफेसी एक्ट 2002 एंड तीसरा आप पढ़ोगे RDDBFI एक्ट 1993। नाउ ये 3 एक्ट्स क्या है, ये 3 एक्ट्स है वो एक्ट्स जो कि एक इंसॉल्वेंट कंपनी, एक इंसॉल्वेंट इंडिविजुअल, एक इंसॉल्वेंट पार्टनरशिप फर्म, उनसे डील करती है। ये वो एक्ट्स है जो एक बैंक को अपना पैसा रिकवर करने में हेल्प करता है। ये वो एक्ट्स है जो कि एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट के बारे में बात करता है। ठीक है, सो बेसिकली कभी भी एक कंपनी या कोई भी इंसान डिफॉल्ट कर दे तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये 3 एक्ट्स का हेल्प लेते हैं ना। हम ये एक्ट्स इंसॉल्वेंसी में क्यों पढ़ रहे हैं, ये एक्ट्स को इंसॉल्वेंसी पढ़ने का एक ही मतलब है। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है, इंसॉल्वेंसी मतलब आप अपने डेट्स, अपने लायबिलिटीज को पे ऑफ नहीं कर पा रहे हो। ये 3 जो एक्ट्स है उनका मेन सब्जेक्ट मैटर इज लोगों को अपना डेट्स पे ऑफ करवाना। ठीक है, इसके अलावा साथ साथ हम पढ़ते हैं क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, मतलब अगर ये इंसॉल्वेंसी 2 डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, कंट्रीज में कंपनी हो उसमें हो जाए, या और हम पढ़ते हैं वाइंडिंग अप वगैरह वगैरह, ये सब है एंसिलरी छोटे छोटे प्यारे प्यारे चैप्टर्स। ठीक है, तो आई होप ये एकदम क्विकली मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि CRVI का स्ट्रक्चर क्या है। CRVI मतलब कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी, जिसमें से कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड वैल्यूएशन को 50 मार्क्स दिया गया है, इंसॉल्वेंसी को 50 मार्क्स दिया गया है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में हम पढ़ते हैं मर्जर्स, अमालगमेशंस, टेकओवर्स वगैरह वगैरह। वैल्यूएशन में हम पढ़ते हैं कैसे किसी एक कंपनी को वैल्यू किया जाए, उसका वैल्यू कैसे निकाला जाए। एंड इंसॉल्वेंसी में हम पढ़ते हैं कि अगर कोई इंसान, अगर कोई इंडिविजुअल, अगर कोई कंपनी के पास पैसा इतना कम हो जाए कि वो अपने डेट्स को पे ऑफ नहीं कर पा रहा है तो हम उसको कैसे हेल्प करेंगे। ठीक है,
आपको ओवरऑल स्कीम समझ में आया? बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आई थिंक हमारे सिलेबस का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है। आपको ये सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा कि हमारे नॉर्मल वर्ल्ड में जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है। आपने सुना कल आइडिया एंड वोडाफोन का मर्जर हो गया, भाई मर्जर होता क्या है वो तो जानोगे ना। आपने सुना कि जेट एयरवेज अब इंसॉल्वेंट हो गई है, इसलिए उसका कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। बाप रे, सुनने में लगता है भाई क्या चल रहा है, बट एक बार आप ये सब्जेक्ट पढ़ लोगे तो आपको लगेगा अच्छा ये हो रहा है। तो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, थियोरेटिकल है बट आपको इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन सबसे ज्यादा दिखेगा। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं हमारे सीरीज ऑफ लेक्चर में। हमारा जो ये सीरीज ऑफ लेक्चर है, ये जो रिकॉर्ड फर्स्ट वीडियो है वो मैं स्पेशली आपके लिए अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूं, सो दैट आपको और मेरा कभी, क्योंकि फिजिकल कनेक्शन नहीं होने, फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होने वाला, हम आपको यहीं पे समझाना चाहेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कैसे चलने वाला है। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हम आपको उस हिसाब से पढ़ाएंगे भी, लेकिन हम आपको पहले पढ़ाएंगे इंसॉल्वेंसी वाला हम आपको पहले पूरा पढ़ा देंगे। इसमें हम लोग इन डिटेल देखेंगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, उसके बाद इन डिटेल देखेंगे सारफेसी एक्ट, एंड उसके बाद इन डिटेल देखेंगे आरडीडी बीएफआई एक्ट। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसका और एंसिलरी प्रोविजंस देख के हम लोग पार्ट 2 को पहले खत्म कर देंगे। फिर हम लोग शिफ्ट करेंगे पार्ट 1 में, हम देखेंगे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, हम लोग देखेंगे मर्जर्स क्या होता है, अमाल्गमेशंस क्या होता है, टेकओवर्स होता है, क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस होते हैं, कौन से सेक्शंस अप्लाई करते हैं, एंड देन फिर हम लोग लास्ट में देखेंगे वैल्यूएशन। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट होगा इंसॉल्वेंसी, दूसरा होगा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड तीसरा होगा वैल्यूएशन। ठीक है, आपके लिए मैंने बहुत ही मेहनत करके ये नोट्स बनाए हैं। ये जो नोट्स है, ये नोट्स में आपको मैं एश्योरेंस दे सकता हूं कि मॉड्यूल का हर चीज कवर किया गया है, एक्स्ट्रा बहुत कम है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सारी चीजें हैं। सी मेरे को पता है कि आप सब सीएस प्रोफेशनल के बच्चों, आपके पास 9 सब्जेक्ट्स होते हैं पढ़ने के लिए, इसीलिए मैंने जानबूझ के यहां पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं डाला है। जितना आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है वो मैंने डाला है, लेकिन हाँ मॉड्यूल का कोई भी पार्ट मैंने छोड़ा नहीं है, बिकॉज ऑनेस्टली आई बिलीव कि मॉड्यूल में जो दिया गया है वो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहां पे मेरे जो नोट्स है उसमें हम रेफर करेंगे, उसमें सब चीज कवर किया गया है, रेस्ट एश्योर्ड पूरा मॉड्यूल आपका कवर किया गया है। सो that will be about the study material. ये पूरा कोर्स will be covered in let's say somewhere about around 45 to 50 lectures. तो तब तक के लिए देखते हैं अपने कितना साथ में रह के कितने अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट। अब अपने फटाक से आते हैं अपने लेक्चर में। ठीक है, चलिए तो अब बिना किसी डिले के फटाक से देखते हैं हम लोग का आज का इस लेक्चर्स का पहला टॉपिक। ये जो हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज चल रहा है उस पे मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा अबाउट इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का बात करने के बाद हम लोग देखेंगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग पहले थोड़ा सा एक डिस्कशन करते हैं, इंसॉल्वेंसी क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्या है, फिर हम देखेंगे नोट्स में क्या दिया गया। ठीक है, नाउ आइए वर्ड इंसॉल्वेंसी पे। आपके हिसाब से इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? आपके हिसाब से इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? हम लोग कई बार पढ़ते आए ये इंसॉल्वेंट हो गया, कई बार हम लोग क्वालिफिकेशन से पढ़े हैं कि अगर कोई इंसान अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट होता है तो वो लिक्विडेटर नहीं बन सकता, वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो इंसॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ, इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या हुआ? देखिए, इंसॉल्वेंसी मतलब वो पोजीशन, वो स्टेटस जहां पे, वो सिचुएशन जहां पे आपके डेट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं एंड आपके असेट्स बहुत कम हो गए। ठीक है, सो इंसॉल्वेंसी मतलब नथिंग, इंसॉल्वेंसी इज दैट सिचुएशन जहां पे किसी भी इंसान का, बी इट एन इंडिविजुअल, बी इट एन पार्टनरशिप फर्म, बी इट अ कंपनी, बी इट एन एलएलपी, किसी भी पर्सन का डेट्स या फिर किसी पर्सन का लायबिलिटीज आर मोर एंड द असेट्स आर लेस। तो अगर आपका लायबिलिटीज ज्यादा हो जाएगा ना आपके असेट्स कम हो जाएंगे, आप अपने लायबिलिटीज को कभी पे ऑफ नहीं कर पाओगे, एंड दैट सिचुएशन इज कॉल्ड इंसॉल्वेंसी। ठीक है, तो जब आपके पास पैसा नहीं रहता है टू पे ऑफ योर डेट्स, आप इंसॉल्वेंट बन जाते हो। सिंपल, समझा? बहुत इजी है। चलिए, इंसॉल्वेंट का मतलब तो हम समझ लिए, तो अब मेरे को ये जानना है, जो हम आईबी कोड का बात कर रहे हैं उसका नाम है फुल फॉर्म में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ठीक है, नाउ इंसॉल्वेंसी का मतलब हम लोग जान लिए। अब आप बताइए बैंक्रप्सी का क्या मतलब? मेरा मेन पॉइंट है यहां पे कि भाई इंसॉल्वेंसी तो हम लोग उस इंसान के लिए यूज करते हैं जो अपना पैसा पे ऑफ नहीं कर पा रहा, बैंक्रप्सी भी हम लोग उसी इंसान के लिए पे ऑफ करते हैं जो अपना पैसा नहीं पे कर पा रहा। तो क्या इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी दोनों सेम वर्ड्स है?
दोनों का मीनिंग सेम है, या फिर क्या इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी दोनों के वर्ड्स में थोड़ा सा डिफरेंस है? ठीक है, माई क्वेश्चन इज, इंसॉल्वेंसी का हम लोग ने मतलब समझ लिया, क्या इंसॉल्वेंसी इज इक्वल टू बैंक्रप्सी और दोनों के वर्ड्स में कुछ डिफरेंट है? देखिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का मीनिंग अगर सेम होता ना तो कभी भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का कोड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड होता ही नहीं, कोड का नाम। क्यों भाई? जब सेम ही नाम है, सेम ही मतलब है, तो हम दोनों चीज क्यों डालते? या तो हम लगते इंसॉल्वेंसी कोड 2016 या हम लगते बैंक्रप्सी कोड 2016। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड रखने के पीछे का मतलब इटसेल्फ दिखा रहा है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी दोनों का मतलब अलग अलग है। अगर दोनों का मतलब सेम होता तो नाम हमको बेमतलब का लंबा थोड़ी करना था, राइट? तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। Now the question is, what is the difference between insolvency and bankruptcy? बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, बहुत थिन लाइन का डिफरेंस है, लेकिन तो ध्यान से समझिएगा। इंसॉल्वेंसी वो आपका सिचुएशन है, ठीक है? इंसॉल्वेंसी इज द कंडीशन, इंसॉल्वेंसी इज द सिचुएशन जिसमें आप पैसा पे ऑफ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? और ये सिचुएशन किसी का भी हो सकता है ना, आपने लोन लिया और आपके पास पैसा नहीं, आप पे ऑफ नहीं कर पा रहे हो, आप बन गए इंसॉल्वेंट, ठीक है? एक कंपनी ने लोन लिया, कंपनी पैसा पे ऑफ नहीं कर पा रहा है, कंपनी भी बन गया इंसॉल्वेंट। मतलब कोई भी इंसान इंसॉल्वेंट बन सकता है, जो भी इंसान अपने डेट्स को पे ऑफ नहीं कर पा रहा वो बंदा बन जाता है इंसॉल्वेंट, ठीक है? उसको, उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं इंसॉल्वेंसी, ठीक है? बट मान लो आप अपना पैसा पे ऑफ नहीं कर पा रहे हो एंड आप चाह रहे हो कि मेरे को एक लीगल, मेरा ये जो कंडीशन है, मेरा इंसॉल्वेंसी का जो कंडीशन है उसको लीगल रिकॉग्निशन मिल जाए, लीगली मेरे को वो रिकॉग्निशन मिल जाए कि हम अपना पैसा पे ऑफ नहीं कर पा रहे हो, तो आप कहां जाओगे? तब आप जाओगे कोर्ट्स के पास, ठीक है? आप इंसॉल्वेंट हो गए, आप चाह रहे हो कि मेरे को लीगल रिकॉग्निशन मिले कि हाँ हम अपना पैसा पे ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कहां जाओगे? कोर्ट्स के पास। कोर्ट्स आपका सारा डिटेल्स देखेगा, सारा डॉक्यूमेंट्स देखेगा एंड देन बोलेगा हाँ सही बात है, ये बंदा अपना पैसा पे ऑफ नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में कोर्ट आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं करेगा, कोर्ट आपको बैंकरप्ट डिक्लेयर करेगा, ठीक है? कोर्ट किसी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर ही नहीं सकता है, कोर्ट जो डिक्लेयर करता है वो होता है बैंकरप्ट। तो बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, इंसॉल्वेंट इज अ जनरल कंडीशन जो लोगों का होता है, जनरल कंडीशन, ठीक है? बट वही चीज जब आप कोर्ट के पास चल जाते हो और कोर्ट को बोलते हो तुम पूरी दुनिया को बता दो कि हम इंसॉल्वेंट हो गए हैं, कोर्ट बोलता है ठीक है हम बता देते पूरी दुनिया को, एंड कोर्ट चिल्ला चिल्ला के सबको बताएगा कि ये इंसान बैंकरप्ट है, ये इंसान इंसॉल्वेंट नहीं। कोर्ट का जो स्टेटस आता है, जो लीगल रिकॉग्निशन होता है, वो लीगल रिकॉग्निशन होता है बैंकरप्सी का, लीगल रिकॉग्निशन को हम इंसॉल्वेंसी बोलते नहीं है, ठीक है? सिचुएशन दोनों में सेम है, कंडीशन दोनों में सेम है, आपका दिवाला दोनों में निकला हुआ है। द ओनली डिफरेंस इज हम जब तक कोर्ट के पास नहीं जा रहे हम खुद को इंसॉल्वेंट बुलाएंगे, बट जैसे ही हम कोर्ट के पास चले गए एंड कोर्ट ने मान लिया कि हाँ मेरे पास पैसा नहीं है, कोर्ट मेरे को बैंकरप्ट बुलाएगा, ठीक है? सो बैंकरप्सी इज अ लीगल स्टेटस एंड इंसॉल्वेंसी इज अ जनरल कंडीशन, ठीक है? नाउ यहां पे ये तो रहा आपका पहला डिफरेंस बिटवीन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। आइए आते हैं अपने दूसरे डिफरेंस के बीच में, दूसरे डिफरेंस में। इंसॉल्वेंसी मतलब क्या? इंसॉल्वेंसी मैंने बोला इट्स अ जनरल कंडीशन। वो कंडीशन किसके लिए हम यूज कर सकते हैं? वो कंडीशन हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, राइट? वो कंडीशन हम यूज कर सकते हैं फॉर अ कंपनी, फॉर एन LLP, फॉर एन इंडिविजुअल, फॉर अ फर्म, किसी के लिए भी हम वो कंडीशन यूज कर सकते हैं, राइट? बट वही इंसॉल्वेंसी जब हम कोर्ट के पास जाते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? कोर्ट मेरे को डिक्लेयर करता है एज बैंकरप्ट, वो कन्वर्ट हो जाता है बैंकरप्सी में। डिफरेंस ये है कि इंसॉल्वेंसी तो आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हो, राइट? बट बैंकरप्सी आप केवल दो लोगों के लिए यूज कर सकते हो, जो कि होते हैं इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स। भाई ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि हम इंडिविजुअल एंड फर्म्स के लिए बैंकरप्सी यूज कर सकते हैं, तो फिर हम कंपनीज के लिए बैंकरप्सी क्यों नहीं यूज करते? और अगर हम कंपनीज के लिए बैंकरप्सी यूज नहीं करते तो हम कंपनीज के लिए क्या यूज करते हैं? ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ध्यान लगा के सोचिए। आपको इसका आंसर पता है, आप एग्जीक्यूटिव में पढ़ के आए हो, अगर आपको कंपनी लॉ पता है तो आपको इसका आंसर पता होगा। एक कंपनी अगर अपने डेट्स को पे ऑफ नहीं कर पा रही है एंड वो कोर्ट के पास जाती है, तो कोर्ट उसको क्या डिक्लेयर करेगा? कोर्ट उसके अगेंस्ट कौन सा ऑर्डर पास करता है? वापस सोचिए, एक कंपनी अपने क्रेडिटर्स का पैसा पे ऑफ नहीं कर पा रही है, डिफॉल्ट कर रही है, कंपनी गई कोर्ट के पास, कोर्ट उसको क्या डिक्लेयर करेगा? यस, कोर्ट डिक्लेयर करेगा उसका लिक्विडेशन,
ठीक है। सो लिक्विडेशन स्टैंड्स फॉर एलएलपीज एंड कंपनीज। तो इंसॉल्वेंसी इज द जनरल कंडीशन। उस जनरल कंडीशन के लिए जब आप कोर्ट के पास जाते हो कि देखो भाई मेरे इंसॉल्वेंसी का मान लो, मेरे इंसॉल्वेंसी को रिकॉग्नाइज कर लो, कोर्ट बोलेगा अच्छा आप इंडिविजुअल हो, ठीक है आप बैंकरप्ट हो, अगर आप फर्म हो ठीक है आप बैंकरप्ट हो, लेकिन अगर आप कंपनी हो तो केवल वो बैंकरप्ट नहीं बोलेगा, वो कंपनी हो तो बोलेगा अब आप जाओ लिक्विडेशन में। तो इंसॉल्वेंसी लीड्स टू बैंक्रप्सी फॉर इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स एंड लिक्विडेशन फॉर एलएलपीज एंड कंपनीज। समझा सबको? सबको समझा ये चीज अच्छे से? इंसॉल्वेंसी एक जनरल स्टेटस है जो सबके लिए यूज होता है, बट वही जब आप कोर्ट के पास लीगल रिकॉग्निशन के लिए जाते हो तो इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स के लिए बैंक्रप्सी यूज होता है एंड एलएलपीज एंड कंपनीज के लिए लिक्विडेशन यूज होता है। समझा? एकदम जनरल। तो ये हमें दिखा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के बीच में डिफरेंस। अब आइए हमारे वही क्वेश्चन में, आईबी कोड का नाम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्यों पड़ा? ठीक है, इसका सिंपल रीजन है, हम समझ गए ये इंसॉल्वेंसी के साथ डील करता है, ठीक है, बट मेरे को इसको और स्पेसिफिक करना था, मेरे को बताना था कि यहां पे इंडिविजुअल्स भी इंक्लूडेड है, तो हमने देखा कि ये बैंक्रप्सी के साथ भी डील करता है। तो हमें समझ में आ गया इसके नाम में इंसॉल्वेंसी क्यों है, बैंक्रप्सी क्यों है। अब हमें जानना है इसके नाम में कोड क्यों है। कंपनीज एक्ट, आईपीआर के सारे, पेटेंट्स एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सब में एक्ट लगा हुआ है। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में कोड क्यों लगा हुआ है, ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो हम जानते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में कोड क्यों लगा हुआ है। इसके दो रीजंस होते हैं। पहला, कोड मतलब प्रोसीजर, कोई भी ऐसा लॉ जिसमें आप प्रोसीजर देके रखे हो वहां पे हम कोड लगाते हैं। एग्जांपल क्या है इसका, सीआरपीसी, सीपीसी, राइट, इन दोनों में कोड लगा हुआ है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आपको पूरा प्रोसीजर बताता है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के लिए, एंड इसीलिए इसके नाम के आगे लगा हुआ है कोड। ठीक है, इसका एक और रीजन है, कोड हम तब भी यूज करते हैं जब हम पुराने सारे लॉस को कंसोलिडेट करके एक नया लॉ बना रहे हैं। हम कुछ नया लेके नहीं आ रहे, हम बस पुराने लॉस को कंसोलिडेट कर रहे हैं, एक नया लॉ बना के ला रहे हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल इज इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड आने के पहले भी इंडिया में बहुत सारे क्रिमिनल लॉस थे, बट इंडियन पीनल कोड ने उन लॉस को कंसोलिडेट किया एंड एक कोड बनाया, राइट। वैसे ही इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आने के पहले बहुत सारे एक्ट्स थे इंडिया में, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, सारफेसी एक्ट, आरडीडीबीएफआई एक्ट, देन वी हैड प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट, प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट, काफी सारे एक्ट्स थे। आईबीसी बोला रुको, इतने एक्ट्स में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, हम एक काम करते हैं इन सारे एक्ट्स को मिला के बस एक कंसोलिडेटेड एक्ट बना देते हैं। वैसा कोई भी लॉ जो कि पुराने एक्ट्स को कंसोलिडेट करके बनाया जाता है उसको भी हम लोग कोड ही बोलते हैं। सो इसीलिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में कोड यूज किया गया है एंड एक्ट यूज नहीं किया गया है। यहां तक समझा आपको? चलिए, इसमें एक लास्ट पॉइंट और है, इस कोड में 2016 क्यों लगाते? सिंपल रीजन है, ये कोड पास हुआ था इन द ईयर 2016, इसलिए इसका नाम पड़ा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। समझा आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड? इंट्रोडक्शन भी क्या है, ये तो बस एक नाम में हम लोग खोजना चाहे कि इसका नाम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्यों रखा गया। ठीक है, सो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का नाम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इसलिए है बिकॉज वो इंसॉल्वेंसी के साथ डील करता है, बैंक्रप्सी के साथ डील करता है, एक प्रोसीजरल प्लस पुराने सारे लॉस को कंसोलिडेट किया हुआ लॉ है, इसलिए उसमें कोड आता है एंड 2016 में वो एनैक्ट किया गया था, इसलिए उसके ईयर में 2016 लिखा गया है। आइए फटाक से देखते हैं जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया उससे रिलेटेड अपने नोट्स में क्या दिया गया है। देखिए, हम पहले डिस्कस करें इंसॉल्वेंसी क्या होता है। तो हम लोग ने जाना इंसॉल्वेंसी मतलब insolvency has been derived from two Latin terms, in and solventum. In मतलब somebody who cannot, in मतलब not, and solventum मतलब paying. तो मतलब somebody who cannot pay their debts, somebody जो अपना पैसा पे ऑफ नहीं कर पाता है उसको हम बोलते हैं insolvent. So insolvent is a person who is unable to pay his or her debts as they become due in the ordinary course of business. ठीक है, नॉर्मल, जैसे मेरा पैसा ड्यू हुए जा रहा है, हम उसको पे ऑफ नहीं कर पा रहे, आई एम नॉट एबल टू पे, दैट इज इंसॉल्वेंट। बैंक्रप्सी मतलब, बैंक्रप्सी आया है दो इटालियन वर्ड से जिसका नाम है बैंका एंड रोटा। ठीक है, बैंका मतलब ब्रोकन, रोटा मतलब बेंच, मतलब ब्रोकन बेंच। अब आप मेरे को ये बताओ, बैंक्रप्सी जो हम लोग ने डिस्कस किया
उसका एक ब्रोकन बेंच से क्या संबंध, एक टूटे हुए बेंच से उसका क्या संबंध? देखिए कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, इसके पीछे एक बहुत प्यारी सी छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी क्या है? इटली में एक आर्क ब्रिज था, पोंटे वेशियो करके, ठीक है। अब इसका प्रोनाउंसिएशन आई डोंट नो क्या है। ये जो ब्रिज था इसके ऊपर लोग पहले बिजनेस करते थे अपना, ठीक है। अब पहले जैसे आज के ज़माने में ऑफिसेज वगैरह वो सब नहीं हुआ करता था। पहले लोग क्या करते थे, अपना एक बेंच लगाया, उस पर बैठा और उसी में ट्रेड कर रहे, ठीक है। तो वहां पे ऐसे लोग बेंच पे बैठ के ट्रेड करते थे। मान लो मैं वहां पे जाके बेंच लगा के अपना ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है। एक दिन ऐसा आया कि मेरा पैसा खत्म हो गया और हम अपना डेट्स प्रीपे नहीं कर पा रहे, हम इंसॉल्वेंट बन गए हैं। तो वहां का ट्रेडिशन ये था कि कोई भी ट्रेडर जो इंसॉल्वेंट बन जाता था उसके बेंच को वहां तोड़ दिया जाता था। क्यों? सो दैट बाकी लोगों को पता चले कि ये ट्रेडर इंसॉल्वेंट हो चुका है, ये ट्रेडर बैंकरप्ट हो चुका है, इसके पास पैसा नहीं है, इसके साथ डील नहीं करना है अभी। समझे? तो ये एक स्टेटस था जो उसको दिया जाता था कि देखो भाई तुम अब इंसॉल्वेंट हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारा बेंच हम तोड़ रहे हैं। वहीं से हमें वर्ड मिला है बैंका एंड रोटा, जिसको मिला के हमने बना दिया बैंक्रप्सी। सो द लीगल स्टेटस गिवन टू अ पर्सन जो अपना डेट्स को रीपे नहीं कर पा रहा है इज कॉल्ड बैंक्रप्सी। डिफरेंस क्या है? इंसॉल्वेंसी इज अ स्टेट, bankruptcy is a legal status. Insolvency is just a situation and can be used for individuals as well as corporates. Bankruptcy is a formal declaration of insolvency and it is used only for individuals and firms. ठीक है? Now देखिए हम लोग ने आगे क्या डिस्कस किया। इंसॉल्वेंसी अगर रिजॉल्व नहीं किया जाए तो क्या चीज को लीड करता है? वो लीड करता है बैंक्रप्सी को फॉर इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स, एंड वो लिक्विडेशन के लिए लीड कर जाता है फॉर कॉर्पोरेट बॉडीज। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने देख लिया है, हमें पता है अब इंसॉल्वेंसी के बाद क्या होता है, या तो बैंक्रप्सी होगा क्या लिक्विडेशन होगा। बैंक्रप्सी हैज बीन डिफाइंड इन द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। बैंक्रप्सी मतलब एक फॉर्मल डिक्लेरेशन कि आपके पास पैसा नहीं है। लिक्विडेशन मतलब क्या? लिक्विडेशन मतलब वाइंडिंग अप ऑफ अ कॉर्पोरेशन थ्रू अ लीगल प्रोसेस। ठीक है, आईबी कोड के अंदर बैंक्रप्ट मतलब अ डेटर हु हैज बीन अडजस्ड एज बैंक्रप्ट। ईच ऑफ द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, वो पूरे फर्म के पार्टनर्स जहां पे बैंक्रप्ट, जो फर्म को बैंक्रप्ट बोल दिया गया है, एंड ऐसा कोई भी पर्सन जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है। आप अगर ध्यान दो तो यहां पे बात किया गया है डेटर का, जो इंडिविजुअल के सेंस में यूज किया गया है, एंड यहां पे फर्म का बात किया गया है, राइट। यहां कहीं पे भी कंपनीज का बात नहीं किया गया है, बिकॉज बैंक्रप्सी आप कंपनीज के लिए यूज नहीं करते हो। लेकिन लिक्विडेशन ऑन द अदर हैंड आप केवल कंपनीज के लिए यूज करते हो। यहां दिया गया है इट इज वाइंडिंग अप ऑफ अ कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसमें आप सारे एसेट्स को बेचते हैं, सारे लाइबिलिटीज को डिस्चार्ज करते हो। दिस इज समथिंग दैट वी ऑलरेडी नो। समझा आपको? तो इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, लिक्विडेशन, इन तीनों में डिफरेंस, इन तीनों का मतलब, तभी आपको समझ में आएगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है क्या। ठीक है, नाउ इसके बाद हम आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक में, जो कि बात करते हैं अबाउट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी लॉज इन इंडिया। हम लोगों ने देख लिया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्या है। हम लोग ने नोटिस किया कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है वो आया इन द ईयर 2016, राइट। इसका नाम आईबी कोड 2016 है, राइट। तो आया इन द ईयर 2016। नाउ मेरा क्वेश्चन इतना सा है, क्या 2016 में ये कोड आया, उसके पहले इंडिया में कोई भी एक्ट नहीं था? उसके पहले इंडिया में कोई भी लॉ नहीं था जो इस चीज से बात करता था? नहीं, ऐसा नहीं है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आने के पहले भी इंडिया में लॉज थे। ठीक है, तो फिर ऐसा क्यों है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का इतना हुआ बना हुआ है? ऐसा क्यों कि इतना ओवर हाइप्ड है ये कोड? ऐसा क्यों है कि इस लॉ को सब सर पे चढ़ा के बैठ गए हैं, ऐसे बोल रहे कि वाह इंडिया में इससे पहले कोई ऐसा एक्ट ही नहीं बना है, एकदम जानदार एक्ट है वगैरह वगैरह। ऐसा क्यों इतना हवा है बाहर? पॉइंट ये है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एक नया लॉ नहीं है। द ओनली थिंग इज इसने अपने पुराने लॉज की जितनी गलतियां थी वो सब सुधार के अपने आप को बनाया है। इसके पहले कई सारे एक्ट्स थे, कई सारे लॉज थे, बट सारे लॉज में कुछ ना कुछ गड़बड़ था, सारे लॉज में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स था। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जब आया तो दे मेड श्योर कि हम इस कोड में वो सारे मिस्टेक्स को ना रखें, एंड इसीलिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इतना सक्सेसफुल है। तो प्लीज दोस्तों याद रखिएगा 2016 में जब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया उसके पहले भी इंडिया में इंसॉल्वेंसी लॉज थे। द ओनली थिंग इज वो उतने एफिशिएंट नहीं थे, वो उतने ज्यादा अच्छे से एनैक्ट नहीं किए गए थे। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के पहले भी इंडिया में लॉज थे। आइए फटाक से देखते हैं उन लॉज का डेवलपमेंट कैसे हुआ था। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो इंसॉल्वेंसी लॉ आया था वो आया था इन द ईयर 1800।
ठीक है। 1800 में जो लॉ आया था वो सबसे पहला लॉ था इंडिया में आने का, ठीक है। नो 1800 में लॉ कहां से आया? 1800 में लॉ कौन बनाता था? 1800 में कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी क्या? कोई पार्लियामेंट थी क्या? नहीं थी ना। तो 1800 में लॉज कहां से आया? सिंपल है, 1800 में जो लॉ आया वो लॉ हम लोग को यूनाइटेड किंगडम ने दिया, वो लॉ हम लोग को क्वीन ने दिया। क्यों? बिकॉज उस समय इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, राइट। तो 1800 में एक एक्ट आया था जिसको हम बोलते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। फुल फ्लेजेड इंसॉल्वेंसी लॉज नहीं था, बस दो सेक्शंस थे, सेक्शन 23 एंड सेक्शन 24, जो उस एक्ट के थे जो कि बात करते थे अबाउट इंसॉल्वेंसी। सी 1800, आज से करीब 220 साल पहले इंडिया में पहली बार लॉ बना था विथ रिस्पेक्ट टू इंसॉल्वेंसी। हाँ, पूरा लॉ नहीं था बट एटलीस्ट दो सेक्शंस तो थे, ठीक है। उसके बाद इन द ईयर 1828 एक स्टैट्यूट आया, स्टैट्यूट 9, ठीक है। उसमें इंसॉल्वेंसी के बारे में और बात हुई। फॉर द फर्स्ट टाइम इंसॉल्वेंसी कोर्ट्स को अलग से बनाया गया इन द प्रेसिडेंसी टाउन, ठीक है। उसके बाद आया हमारा पहला फुल फ्लेजेड इंसॉल्वेंसी एक्ट इन द ईयर 1848। 1848 में पहली बार एक नया एक्ट आया पूरा जिसका नाम था इंडियन इंसॉल्वेंसी एक्ट, ठीक है। ये एक्ट हम लोग ने डाल तो दिया बट इसमें काफी सारी चीजें ऊपर नीचे हो रही थी, कुछ कुछ गड़बड़ था, इसलिए फिर हम लोग ने 1909 में अपना एक्ट लाया जिसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट। ये एक्ट इंडिविजुअल्स के इंसॉल्वेंसी को गवर्न करता था इन द टाउन्स ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। बहुत स्पेसिफिक एक्ट था, बहुत छोटे एरिया को कवर करता था। बट क्या इंडिया में कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे को छोड़ के और कहीं लोग इंसॉल्वेंट नहीं होते थे क्या? होते थे ना। तो उनके लिए हम लोग ने 1920 में एक्ट निकाला जिसका नाम था प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट। तो कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास को छोड़ के बाकी सब जगह जब लोग इंसॉल्वेंट हो जाते थे तो वो चीज हम डील करते थे विथ द हेल्प ऑफ प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट। आप ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये दो एक्ट्स जो थे इंडिविजुअल, ये प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट एंड प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट, ये एक्ट 2016 तक इनैक्टेड थे। ये एक्ट 2016 तक फोर्स में थे। 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ने आके इनको रिपील किया, ठीक है। सो याद रखिएगा ये दो जो एक्ट्स थे वो इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी को 2016 तक गवर्न करते रहे, 100 साल से भी ज्यादा, ठीक है। आते हैं उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद, इसके बाद हमें मिल गया इंडिपेंडेंस 1947 है। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारे एक्ट्स एनैक्ट किए। उन्होंने कंपनीज एक्ट 1956 एनैक्ट किया, उन्होंने सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985 एनैक्ट किया, उन्होंने रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 1993 एनैक्ट किया, सारफेसी एक्ट 2002 एनैक्ट किया एंड फिर वापस एक नया कंपनीज एक्ट एनैक्ट कर दिया 2013। इन पूरे दौरान में इंडियन गवर्नमेंट को कहीं पे भी नहीं लगा कि हमें इंसॉल्वेंसी के लिए एक अलग से एक्ट बनाना चाहिए। 2016 के एक्ट के पहले तक इंसॉल्वेंसी के सारे लॉज वर स्कैटर्ड इन इंडिया। थोड़े से प्रोविजंस कंपनीज एक्ट, थोड़े से प्रोविजंस सीका, थोड़े से प्रोविजंस सारफेसी, थोड़े से प्रोविजंस आरडीडीबीएफआई, थोड़े से प्रोविजंस दूसरे एक्ट्स। कंपनीज, कॉर्पोरेट बॉडीज के लिए इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर फुल फ्लेजेड एनैक्टमेंट था ही नहीं। इंडिविजुअल्स के लिए हमें पता है ये दो एक्ट्स थे, प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट एंड प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट, बट कंपनीज के लिए, कॉर्पोरेट बॉडीज के लिए थे ही नहीं। इसीलिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को इतना ज्यादा हवा दिया जाता है बिकॉज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पहला वो एक्ट है जिसने इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड सारे लॉस को साथ में कंसोलिडेट किया, सारे लॉस को साथ में बुलाया, बोला भाई तुम भी छोड़ो, तुम भी छोड़ो, तुम भी छोड़ो, सब लोग छोड़ो, अब इंसॉल्वेंसी के साथ केवल हम अकेले डील करेंगे, ठीक है। जब अलग अलग एक्ट्स में कोई चीज के साथ डील किया जाता है तो वहां बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन जब एक ही एक्ट उस चीज के साथ डील करता है तो हमें एक कंप्लीट एक्ट मिल गया, राइट। एंड इसलिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इतना ज्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है। सो हमने देखा कैसे पहले 1800, देन 1828, देन 1848, देन 1909, 1920, फिर बीच में काफी सारे आए जैसे कि 1932 का पार्टनरशिप एक्ट, 1956 का कंपनीज एक्ट, 1985 का सीका, 2002 का सारफेसी एक्ट, 2013 का कंपनीज एक्ट, ये सब थे। लेकिन अल्टीमेटली 2016 में आया सबका बाप, दैट इज द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हम लोग ने देखा। ऐसा एकदम भी नहीं है कि पिछले वाले एक्ट सारे यूजलेस थे एंड केवल इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अच्छा है, ठीक है।
हम सारे एक्ट से कुछ ना कुछ उठाए हैं, हमने सारे एक्ट की गलतियों से कुछ ना कुछ सीखा है, तभी हमें इतना अच्छा कोड मिला है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में जितने कोड्स आए थे, जितने एक्ट्स आए थे, जितने लॉज आए थे, सब यूजलेस थे। द ओनली थिंग इज सब में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स था, सब में कुछ ना कुछ लूप होल्स थे, जिसको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में आके अच्छे से कवर किया गया, कंसोलिडेट किया गया। समझा आपको? नाउ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो, हम लोगों ने देख तो लिया कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के पहले हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या था इंडिया में इंसॉल्वेंसी लॉस को लेके, राइट। बट हमें एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ना चाहिए, जो होता है कमिटीज के बारे में। एक चीज याद रखिएगा, इंडिया में जब भी कोई नया लॉ बन रहा होता है तो वो लॉ कभी भी ऐसे पार्लियामेंट खुद से एनैक्ट नहीं कर देता, राइट। पार्लियामेंट हमेशा चाहता है कि पहले हम जाने कि क्या है एक्चुअली रिक्वायरमेंट्स, पहले हम जाने कि किस एरिया में हमें लॉ चाहिए, उस लॉ में कैसा टाइप का लॉ चाहिए, हमें कितना हद तक लॉ चाहिए, सब चीज चाहिए। एंड वो चीज हमारे मिनिस्टर्स खुद से नहीं कर सकते फॉर ऑब्वियस रीजंस। बट उसके लिए फिर हमें कैसा पता चले क्या होना चाहिए, तो हम बैठाते हैं कमिटीज, ठीक है। हम डिफरेंट कमिटीज बैठाते हैं जिनको बोलते हैं कि भाई तुम इस चीज को देखो एंड फिर मेरे को बताना। आप सब कंपनीज लॉ पढ़ के आए हो, कंपनीज एक्ट पढ़ के आए हो, हम लोग सबको पता है जे ईरानी कमेटी का कितना बड़ा योगदान था कंपनीज एक्ट 2013 के एनैक्टमेंट में, राइट। क्या हुआ, लोगों ने बोला कंपनीज एक्ट के ऊपर आप रिसर्च करो, बताओ क्या क्या लूप होल्स है। जे ईरानी की रिपोर्ट में आया बहुत सारे लूप होल्स है, उस लूप होल्स को ठीक करने से बेटर एक नया एक्ट लेके आ जाओ, राइट। वैसे ही इंडिया में कभी भी लॉ बनता है या कभी भी हमें नया लॉ चाहिए, उसके पहले हम एक कमेटी बैठाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई सारे कमिटीज बैठे इंडिया में इंसॉल्वेंसी लॉस को भी लेके, कई सारे कमिटीज ने अपने रिपोर्ट से बहुत सारी रिफॉर्म्स भी बताए एंड जिसको हमने एनैक्ट भी किया। एक बार फटाक से देखते हैं वो कमिटीज क्या थे। सबसे पहला कमेटी जो बैठा था वो बैठा था तिवारी कमेटी, ठीक है, इन द ईयर 1981 में गवर्नमेंट अपने नींद से जागी एंड गवर्नमेंट ने बोला लगता है इंसॉल्वेंसी के लिए कुछ करना चाहिए अपने को। एंड उन्होंने बोला चलो तिवारी जी को बोलते हैं, अपना कमेटी बनाएंगे एंड इस पे रिसर्च करेंगे। तिवारी जी ने रिसर्च की, उनका रिपोर्ट आया एंड उसके हिसाब से हम लोग ने बनाया सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट इन द ईयर 1985, ठीक है। तो तिवारी कमेटी के रिपोर्ट के बाद हम लोग ने एनैक्ट किया सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985। सीका आने के बाद भी हम उतने कन्विंस्ड नहीं थे, हमें लगा यार अभी भी कुछ कमी है, तो हमने बोला नरसिम्हा जी को आप कमेटी बनाओ और आप देखो क्या कमी है इन द ईयर 1991, ठीक है। नरसिम्हा जी के रिपोर्ट, नरसिम्हा कमेटी 1 के रिपोर्ट के हिसाब से हम लोग ने फिर रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट इज RDD-BFI एक्ट को एनैक्ट किया इन द ईयर 1993, ठीक है। जब ये चीज हुआ तो फिर हमने बोला चलो अच्छी बात है, क्या है RDD-BFI एक्ट हम डिटेल में देखेंगे, बट अभी समझ लो कि वो एनैक्ट किया गया। फिर वो एनैक्टमेंट चलता रहा, सब चीज ठीक रहा। 1998 में गवर्नमेंट को लगा यार मजा नहीं आया अभी भी, वापस से नरसिम्हा जी को बोलते यार कुछ अच्छा बताओ, कुछ नया बताओ, कुछ डिफरेंट बताओ। तो नरसिम्हा जी ने अपना रिपोर्ट दिया जिसके हिसाब से हम लोग ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट बनाया, जिसको हम बोलते हैं सारफेसी एक्ट, एंड ये बना 2002 में, ठीक है। 5 साल लग गए इसको बनने में, 4 साल, ठीक है। चलो नरसिम्हा एक्ट कमेटी 2 के बाद हम लोग ने सारफेसी एक्ट भी बना दिया। फिर भी हमें उतना मजा नहीं आ रहा था तो हमने जस्टिस इरादी कमेटी बनाई जिसकी वजह से NCLT आया। जिसके बाद हम लोग ने जे ईरानी कमेटी बनाई जिसकी वजह से कंपनीज एक्ट 2013 आया। इसके बाद भी यार कुछ मजा आ ही नहीं रहा था, तब हमने बोला बहुत हो गया, अब हम एक अच्छी कमेटी बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे भाई तुम रिफॉर्म के बारे में बात करो। तब फाइनली 2014 में हम लोग ने बनाया बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म कमेटी। याद रखिएगा ये कमेटी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस कमेटी के रिपोर्ट के हिसाब से ही हम लोग ने IB कोड को एनैक्ट किया इन द ईयर 2016, ठीक है। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड देन है इस कमेटी की। बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म कमेटी 2014 में बनी थी, उस कमेटी के रिपोर्ट के हिसाब से 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को एनैक्ट किया गया। सो ये कुछ छोटे मोटे कमिटीज है जिनका नाम हमें याद रखना है। क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया बट व्हाट इफ क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बहुत टफ नहीं है। तिवारी कमेटी, नरसिम्हा कमेटी 1, नरसिम्हा कमेटी 2, देन जस्टिस इरादी कमेटी, जे ईरानी कमेटी एंड अपना बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म कमेटी। इसमें से 1, 2, 3 एंड 4 ये तो आपको याद रहना ही चाहिए। ईरानी कमेटी आपको याद है, बस याद करने का है जस्टिस इरादी कमेटी, ठीक है, समझा। तो ये थे कुछ कमिटीज जिन्होंने हमें हेल्प किया है इंसॉल्वेंसी बैंक्स को, इंसॉल्वेंसी लॉस को रिफॉर्म करने में, इंसॉल्वेंसी लॉस को नया बनाने में, ठीक है। चलिए
अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन में। ये था हमारा बैकग्राउंड डिस्कशन जो कि था विद रिस्पेक्ट टू इंसॉल्वेंसी लॉज इन इंडिया। ठीक है, इंसॉल्वेंसी लॉज क्या है, पहले तो हम लोगों ने देखा इंसॉल्वेंसी क्या होता है, बैंक्रप्सी क्या होता है, लिक्विडेशन क्या होता है, तीनों में डिफरेंस क्या होता है। वेरी गुड। फिर हमने देखा कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है लॉ का, कब से स्टार्ट हुआ इंडिया में इंसॉल्वेंसी लॉज, 1800, उसके बाद 1828, 48, 2000, 1909, 1920, काफी चीज देखा। फाइनली कैसे हम 2016 के कोड तक पहुंचे वो भी हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने देखा कौन से कमिटीज थे जिनके वजह से ये सारे एक्ट्स बन रहे थे, तो वो भी हमने देख लिया। बट हमने अभी तक ये नहीं देखा कि स्पेसिफिकली इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्यों बनाया गया 2016 में। भाई, जब तिवारी कमेटी के रिपोर्ट के हिसाब से आपने सीका बनाया है, जब नरसिम्हा कमेटी के रिपोर्ट के हिसाब से आपने सारफेसी एक्ट बनाया है, जब आपने नरसिम्हा कमेटी के रिपोर्ट के हिसाब से ही RDDBFI एक्ट बनाया है, जे ईरानी के रिपोर्ट के हिसाब से आपने कंपनीज एक्ट 2013 बनाया, इतने कमिटीज के बाद, इतने रिपोर्ट्स के बाद, इतने सारे एक्ट्स बनाए हैं, तो क्या जरूरत था आपको फिर एक नया एक्ट लाने का? बेमतलब का बैठे बैठे CS के बच्चों का मेहनत करा दिया आप लोग ने। सही बात है, सही बात है ना एकदम। देखिए, होता क्या था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे पहला प्रॉब्लम, हमारे पास बहुत सारे लॉज थे इंसॉल्वेंसी को गवर्न करने के लिए, बट सही मायने में एक भी कंप्लीट लॉ नहीं था। इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा था, आज कंपनीज एक्ट बोलता है हम इस चीज से इस तरफ डील करेंगे, वहीं पे आपका सीका बोल रहा था हम ऐसे डील करेंगे, वहीं पे आपका RDDBFI बोल रहा था हम ऐसे डील करेंगे, एंड आपका सारफेसी बोल रहा था हम ऐसे डील करेंगे। 4 लॉज जो कि 4 अलग अलग डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, वहां पे आता था कंफ्लिक्ट एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। अब ये लॉ को भी आप मानना पड़ेगा, ये लॉ को भी मानना पड़ेगा, उसमें आपके केसेस में ही पूरा टाइम निकल जाता था। दैट वाज द फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन, भाई लॉज ओवरलैप भी तो कर सकते हैं ना। मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा है हम सारफेसी लगाए या कंपनीज एक्ट लगाए या सीका लगाए, तो वो वहां आता था सेकंड कंफ्यूजन। थर्ड रीजन, ये जो हमारे पास एक्ट्स थे इसके पहले, बिफोर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, एक भी एक्ट ने पूरे प्रोसेस को टाइम बाउंड नहीं रखा था। ठीक है, किसी भी एक्ट नहीं रखा था, कोई भी एक्ट में प्रिस्क्राइब नहीं किया गया था कि इतने दिन के अंदर तुमको कंपनी को ठीक कर देना है, इतने दिन के अंदर कंपनी का इंसॉल्वेंसी खत्म हो जाना चाहिए, इतने दिन के अंदर ही आपको पूरा प्रोसीजर खत्म करना है। और अगर इंडिया में आप किसी भी चीज के लिए टाइम लिमिट नहीं लगाते हो तो वहां पे होता है लॉन्ग डिले, राइट। तो जो चीज 10 दिन में खत्म हो सकता था वो चलता है 10 साल तक, जो चीज 1 महीने में खत्म हो सकता था वो तो भगवान जाने कितना दिन तक चलेगा, राइट। ये था बहुत बड़ा प्रॉब्लम विद द प्रीवियस लॉज। ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ने क्या किया, इसने पुराने सारे लॉज को कंसोलिडेट तो किया, बट साथ ही साथ उनकी गलतियों से सीखा। एंड सबसे बड़ा गलती जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ने सीखा वो था कि हमें पूरे प्रोसीजर को टाइम बाउंड करना है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर जो भी प्रोसीजर आप करोगे वो इतने स्पेसिफाइड डेज के अंदर हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो आपकी कंपनी को नुकसान झेलना पड़ेगा। इसी के साथ हमें इस पॉइंट पे देखना चाहिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership, individuals in a time bound manner. Now ये सारे words important है। ये एक ऐसा एक्ट है जो कि कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब जो कि सारे तरफ के लॉस को मिला के एक लॉ बनाएगा, एंड अमेंड भी कर रहा है। ऑब्वियसली आप अगर सारफेसी का पार्ट आप निकालोगे, कंपनीज एक्ट का पार्ट निकालोगे, तो आपको थोड़े अमेंडमेंट्स तो लाने पड़ेंगे, right? So it is consolidating and amending the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, individuals, partnership firms in a time bound manner. Insolvency and bankruptcy code कंपनीज के लिए भी बात करता है, ये लोग LLP के लिए भी बात करते हैं, ये लोग IBC इंडिविजुअल्स के लिए भी बात करते हैं, एंड पार्टनरशिप फर्म्स के लिए भी बात करते हैं। किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको बोल दिया जिसका भी इंसॉल्वेंसी होगा IBC के अंदर आओ, चाहे तुम इंडिविजुअल हो, फर्म हो, LLP हो या कंपनी हो। ठीक है, एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज टाइम बाउंड मैनर। IBC के अंदर जितना भी प्रोसीजर दिया हुआ है, सारे के सारे प्रोसीजर्स आर टाइम बाउंड, मतलब इतने दिन के अंदर पूरा चीज करो, नहीं तो बाय बाय टाटा। ठीक है, ये पूरी चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप याद रखिएगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में पिछले सारी गलतियों को माफ कर दिया, पिछले सारी गलतियों को ध्यान में रख के बनाया गया, जिसमें से सबसे पहला गलती इज टाइम पीरियड। ठीक है, नाउ आइए देखते हैं हमें क्यों नया लॉ का जरूरत था। फर्स्ट, देयर वर मल्टीपल ओवरलैपिंग लॉज, बहुत सारे लॉज थे एक चीज के साथ डील करने के लिए, लेकिन एक भी लॉ ऐसा नहीं था जो कंप्लीटली उसके साथ डील करता था। ठीक है,
टाइमली रिकवरी का कोई प्रोविजन बनाया नहीं गया था, जिसको जितना बना रहे उतना टाइम लेते रहो, ठीक है। इंडिविजुअल बैंक्रप्सी वाज डेल्ट विथ प्रेसिडेंसी टाउन्स 1909 एंड 1920 एक्ट्स, जो कि एक सेंचुरी से पुराने लेजिस्लेशंस थे। 100 साल हो चुका था इन लेजिस्लेशंस को, एंड वो आज तक डील करते आ रहे थे। भाई 100 साल पहले एंड आज के जमाने में इंसॉल्वेंसी, इकोनॉमिक डिफरेंसेस, ग्लोबलाइजेशन तो कुछ हुआ ही नहीं है ना? नहीं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए बोला है उसको तो चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कई चीज था, लिक्विडेशन का प्रोसीजर वाज डिफरेंट एंड स्ट्रिक्ट टाइम फ्रेम नहीं था, ठीक है। इसीलिए आईबीसी ड्राफ्ट करते वक्त, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ड्राफ्ट करते वक्त लोगों ने बोला कि भाई पिछले एक्ट में ये सब गलतियां हुई है, हम नहीं करेंगे। एंड सबसे पहले उन्होंने बोला इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर जितने प्रोसीजर्स होंगे सब के सब टाइम बाउंड होंगे। टाइम बाउंड मतलब सबके सब में एक टाइम लिमिट लगा रहेगा कि इतने दिन के अंदर आप ठीक करो, इतने दिन के अंदर आप अपना प्रोसीजर कंप्लीट करो, नहीं तो बाय बाय टाटा, राइट। इसीलिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इज सच अ ब्यूटिफुल कोड, इतना सक्सेसफुल है, अभी तक काफी अच्छे से चल रहा है, बिकॉज उसने अपने पुराने लोगों से गलतियों से सीखी है, ठीक है। चलिए, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्या है हम समझ लिए, अब उसका एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये कोड जो था वो बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म कमेटी के रिपोर्ट के बाद आया था, उसको 21 दिसंबर 2015 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस कराया गया, 5 मई 2016 को लोकसभा से पास हो गया था, 11 मई 2016 को उसको राज्यसभा में भी असेंट मिल गया, एंड 28 मई 2016 को प्रेसिडेंट ने उसको असेंट दे दिया। जिस दिन प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया उस दिन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हो गया है अपना इनैक्ट, राइट। नाउ इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम लोगों ने इसका मेन ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉज रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी फॉर कंपनीज, एलएलपीज, फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स इन अ टाइम बाउंड मैनर। उसके बाद के जो इसके ऑब्जेक्टिव्स है वो सब चिंदी चिंदी है, जैसे कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू, प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, एंड ये बैलेंस सबका इंटरेस्ट करना है, जितने लोग स्टेक होल्डर्स है, जितने लोगों को इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है उनका बैलेंस करना है इंटरेस्ट। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया बनाना है इन्हें। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है, ये चीज अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड टू प्रोवाइड प्रोसीजर फॉर कनेक्टेड एंड इंसिडेंटल मैटर्स देयर टू, मतलब बाकी चीजों के लिए करना है, ठीक है। तो ये की ऑब्जेक्टिव्स है, इसको आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आते हैं अब अपने फुल फ्लेजेड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर, कोड है क्या, ठीक है। तो एक नॉर्मल डिस्कशन करते हैं अपने पहले। जो अपना इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, हमने जाना कि आईबीसी किस किस के साथ डील कर सकता है। आईबीसी डील करता है विथ इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनीज एंड एलएलपी। नाउ ये चार हमने बहुत बहुत तेज बन के चारों को डाल तो दिया एक एक्ट के अंदर, बट कितने ज्यादा डिफरेंट है चारों। आप एक कंपनी को एक इंडिविजुअल के साथ खड़ा नहीं कर सकते, दोनों के प्रोसीजर में बहुत डिफरेंस होगा, राइट। तो उसके लिए हम लोग ने क्या बोला, हम लोग ने बोला चलो हम लोग ने लॉ तो सेम बना दिया, बट हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इसीलिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट इज प्रिलिमिनरी, विच टॉक्स अबाउट डेफिनेशन सेक्शन, एक्सटेंट वगैरह वगैरह। दूसरा पार्ट, दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2। पार्ट 2 टॉक्स अबाउट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ कंपनीज एंड एलएलपी। सो पार्ट 2 में जितने सेक्शंस है वो केवल कंपनीज एंड एलएलपीज के लिए अप्लाई करता है। पार्ट 2 के अंदर जो प्रोसीजर दिया गया है वो केवल कंपनीज एंड एलएलपी के लिए अप्लाई करता है, वो इंडिविजुअल एंड फर्म्स के लिए अप्लाई नहीं करता, ठीक है। सो इंडिविजुअल एंड फर्म्स के लिए क्या अप्लाई करेगा, इंडिविजुअल एंड फर्म्स के लिए पार्ट 3 अप्लाई करेगा, ठीक है। पार्ट 3 टॉक्स अबाउट इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स। नाउ पार्ट 3 में जो प्रोसीजर दिया गया है वो बात करता है अबाउट इंडिविजुअल्स, फर्म्स, उनका कैसे रिजॉल्व करना, इंसॉल्वेंसी वगैरह वगैरह। क्यों ऐसा है कि पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को अलग रखा गया, सिंपल रीजन, पार्ट 2 में कंपनीज, कॉर्पोरेट बॉडीज, आर्टिफिशियल ज्यूरिस्टिक पर्संस का बात किया जा रहा है, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स ही बहुत डिफरेंट होता है, तो उनके साथ डील भी हम डिफरेंट वे में करते हैं। इंडिविजुअल्स ऑन द अदर हैंड आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्संस, तो उनके साथ भी हम अलग से डील करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पार्ट 4। पार्ट 4 टॉक्स अबाउट पिलर्स ऑफ आईबीसी। नाउ पिलर्स ऑफ आईबीसी क्या होता है, आईबीसी के पिलर्स है कुछ, पिलर्स मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करता है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के बारे में, राइट। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ने कुछ नए टाइप के स्ट्रक्चर्स डाले हैं इन द कोड, ठीक है। क्या है हम लोग डिटेल में देखेंगे। एंड द लास्ट वन इज मिसलेनियस प्रोविजंस का पार्ट 5, ठीक है।
तो पार्ट 1 डील करता है प्रिलिमिनरी के साथ, पार्ट 2 डील करता है कंपनीज एंड एलएलपीज के साथ, पार्ट 3 डील करता है विद इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स, पार्ट 4 टॉक्स अबाउट पिलर्स ऑफ आईबीसी एंड पार्ट 5 टॉक्स अबाउट मिसलेनियस प्रोविजंस। आज के बात याद रखिएगा, मेरे लेक्चर्स में कभी भी मैं पार्ट 2 बोलूं तो समझ जाना कंपनीज एंड एलएलपी का बात हो रहा है, और जब भी मैं पार्ट 3 बोलूं समझ जाना इंडिविजुअल एंड फर्म्स का बात हो रहा है। मैं बार बार रिपीट नहीं करते रहूंगा कि वो पार्ट जो इंडिविजुअल एंड फर्म्स से रिलेट करता है। आई विल सिंपली से पार्ट 3 ऑफ आईबीसी सेज दिस। आपको समझना है कि पार्ट 3 मतलब इंडिविजुअल एंड फर्म्स। व्हेन आई से पार्ट 2 ऑफ आईबीसी सेज दिस, मतलब मैं कंपनी एंड एलएलपी के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। पार्ट 2 विल नॉट अप्लाई टू इंडिविजुअल्स एंड पार्ट 3 विल नॉट अप्लाई टू कंपनीज, याद रखिएगा, ठीक है। नाउ एक बार फटाक से देखते हैं पिलर्स मतलब क्या। नाउ पिलर्स मतलब आईबीसी के अंडर 5 डिफरेंट पिलर्स डाले गए हैं, मतलब वो 5 ऐसे बॉडीज बनाए गए हैं जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी को प्रोसीजर को एनैक्ट करने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। वो 5 बॉडीज कौन से हैं? बॉडी नंबर 1 इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, बॉडी नंबर 2 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, बॉडी नंबर 3 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, बॉडी नंबर 4 इंफॉर्मेशन यूटिलिटी एंड बॉडी नंबर 5 एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। इनको हम बोलते हैं पिलर्स ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। नाउ पिलर्स क्यों बोलते हैं? पिलर्स इसीलिए बिकॉज इन 5 के बदौलत ही आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के प्रोसीजर को एनैक्ट कर सकते हो। अगर इन 5 में से एक भी फंक्शनैलिटी गायब हो गया, एक भी फंक्शनरी गायब हो गया, तो आप आईबीसी के अंडर का प्रोसीजर को फुलफिल नहीं कर पाओगे, ठीक है। आईबीसी के अंदर के प्रोसीजर को कैरी आउट करने के लिए आपको इन 5 फंक्शनरीज का हेल्प चाहिए होता है, एंड दैट इज व्हाई इन 5 को हम पिलर्स ऑफ आईबीसी बोलते हैं, ठीक है। नाउ ये 5 पिलर्स क्या है इसको डिटेल में हम देखेंगे, बट उससे पहले एक बार फटाक से हम लोग देखते हैं कोड अपने नोट्स में क्या दिया गया है। देखिए अपने नोट्स में दिया गया है कि Insolvency and Bankruptcy Code has been divided into 5 parts. Part 1 is preliminary, section 1 से 3 तक. Part 2 is insolvency resolution of corporate persons, मतलब company and LLP. Part 3 is individuals and partnership firms. Part 4 is IPA, IPIU, इसको हम लोग बोलते हैं pillars, ठीक है. And part 5 is miscellaneous provisions. Please, please, please कान खोल के इस बात को सुन लीजिए कि आज के दिन में पार्ट 3 अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है. पार्ट 3 हैज नॉट बीन नोटिफाइड एज येट. अभी तक केवल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 ही पार्ट 4 एंड पार्ट 5 ही नोटिफाई हुआ है. पार्ट 3 अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है. पार्ट 3 नोटिफाई नहीं हुआ है मतलब इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स का इंसॉल्वेंसी अभी भी पुराने लॉज ही गवर्न कर रहे हैं. आईबीसी अभी तक उन पे अप्लाई नहीं हुआ है. हमारे पास लॉ बना हुआ है, जिस दिन गवर्नमेंट चाहे उस दिन नोटिफिकेशन निकाल देगी एंड पार्ट 3 को एप्लीकेबल कर देगी. लेकिन तब तक पार्ट 3 हैज नॉट बीन नोटिफाइड. पार्ट 3 अभी फोर्स में नहीं है. केवल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 फोर्स में है. ठीक है, इसलिए आप देखोगे जब भी आप केसेस देखते हो आईबीसी के अंडर वो केवल कंपनी से रिलेटेड होता है या एलएलपी से रिलेटेड होता है. क्यों? बिकॉज इंडिविजुअल वाला अभी तक एनफोर्स हुआ ही नहीं है. ठीक है, हो जाएगा कुछ दिन में. कुछ डिफरेंसेस है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, इसलिए गवर्नमेंट ने अभी तक एनफोर्स नहीं किया है. कुछ दिन में उसको भी एनफोर्स कर दिया जाएगा. ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 आर कंप्लीटली एनफोर्स्ड. वो अच्छे से नोटिफाई हो चुका है एंड बहुत अच्छे से चल भी रहे हैं. ठीक है, देखते हैं सेक्शंस में क्या लिखा है. सेक्शन 1 बोलता है कि गवर्नमेंट जब भी चाहे तब एक पर्टिकुलर पार्ट को एनफोर्स कर सकती है एंड दूसरे पार्ट को एनफोर्स नहीं कर सकती. ये पार्ट गवर्नमेंट को हमने दे के रखा है कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि पार्ट 2 अभी एनफोर्स करना है, पार्ट 3 बाद में एनफोर्स करना है, तो गवर्नमेंट चाहे तो पार्ट 2 अभी एनफोर्स कर सकती है, पार्ट 3 बाद में एनफोर्स कर सकती है. एंड गवर्नमेंट ने इस सेक्शन का फायदा उठाया है. ठीक है, सेक्शन 2 बताता है कोड किस पे अप्लाई करता है. तो कोड अप्लाइज टू कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट, कंपनी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट. स्पेशल एक्ट मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाले कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, उन पे स्पेशल एक्ट्स लगते हैं उनके, तो वो कंपनीज को भी आईबीसी गवर्न करती है. देन एनी एलएलपी के बाद पर्सनल गारंटर्स, पार्टनरशिप फर्म्स, इंडिविजुअल्स. ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि अभी तक इसके अंदर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो छूटा हुआ है. सब लोग को इसने कवर कर लिया. साथ ही साथ इनने बाकी और भी बॉडी इनकॉर्पोरेटेड अंदर एनी लॉ एज द गवर्नमेंट में नोटिफाई.
ठीक है, तो ICSI शायद गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे कि हम भी IBC के अंडर आ जाए, तो गवर्नमेंट को उतना पावर दिया गया है। ठीक है, सो IBC किसके ऊपर लगता है? कंपनीज के ऊपर लगता है, अंडर कंपनीज एक्ट, अंडर स्पेशल एक्ट एंड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। LLP के अंडर लगता है इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड गारंटर्स, कॉर्पोरेट गारंटर्स, मतलब कंपनी के गारंटर्स के ऊपर भी लगता है। ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पूरे इंडिया पे एक्सटेंड करता है। जब उसको एनैक्ट किया गया था तो पार्ट 3 जम्मू कश्मीर पे नहीं लगता था, बट वो पोजीशन भी बहुत ही जल्दी चेंज होने वाला है अभी विद द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। ठीक है, नाउ व्हाट सेट्स द कोर्ट अपार्ट, ये चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जब मैं आपको पहले पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कोर्ट का, एंड देन हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग देखते हैं अभी तक हमने क्या देखा, हम लोग देखा एप्लीकेबिलिटी ऑफ कोड, कोड किस पे अप्लाई करता है। ठीक है, चलिए आज का एक फाइनल छोटा सा लास्ट टॉपिक हम लोग उठाते हैं, डिफरेंट फंक्शनरीज अंडर द कोड, एंड विल बी डन विथ द डे। हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर इसलिए ज्यादा लंबा नहीं रख रहे, छोटा सा ही रखेंगे। एक बार फटाक से देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शनरीज अंडर कोड। मैंने आपको समझाया है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो होता है उसके अंडर हम लोग ने 5 पिलर्स डाले, याद है 5 पिलर्स? IBBI, IU, IP, IPA एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, ये जो 5 पिलर्स है उसको बोलते हैं डिफरेंट फंक्शनरीज अंडर दी कोड। इन 5 लोगों के बिना हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को आप आगे लेके जा ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। सबको अपना अपना इंपॉर्टेंट काम दिया गया, एंड सबका काम इंपॉर्टेंट है सारे प्रोसेसेस के लिए, राइट? इसलिए ये 5 क्या है पढ़ना बहुत जरूरी है। फटाक से देखते हैं ये 5 क्या होता है। इन 5 के साथ डील किया गया है अंडर पार्ट 4 ऑफ दी IBC, जिसको हम बोलते हैं क्या? पिलर्स ऑफ IBC। ठीक है, पहला पिलर इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इट इज एनालोगस टू सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब सेबी के जैसा ही है, जैसे सेबी सिक्योरिटीज मार्केट का माई बाप है, वैसी IBBI इंसॉल्वेंसी का माई बाप है। ठीक है, IBBI क्या है? IBBI इज अ बॉडी कॉर्पोरेट जिसको हम लोग ने परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील और सारे पार्ट टू अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सूट, सारे जितने कंपनीज को मिला गया वैसे। सो IBBI इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। इसको हमने एस्टैब्लिश किया है अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ठीक है, IBBI इज जस्ट लाइक सेबी, जैसे सेबी सिक्योरिटीज मार्केट का माई बाप है, वैसे IBBI इज माई बाप ऑफ इंसॉल्वेंसी मार्केट। IBBI के रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे रेगुलेशंस बनाना, रूल्स बनाना वगैरह वगैरह, वो सब चीज हम देखेंगे। ठीक है, ना IBBI का कॉम्पोजिशन क्या है? इसमें क्या क्या रहेंगे? एक चेयरपर्सन रहेगा, ठीक है, 3 मेंबर्स रहेंगे जिनका मिनिमम रैंक होना चाहिए जॉइंट सेक्रेटरी, जिसमें से एक होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, एक होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, एंड एक होगा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से। अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इंसॉल्वेंसी से डील करता है, तो फाइनेंशियल मैटर्स तो इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल के लिए। ठीक है, फाइनेंशियल इफेक्ट्स उसका काफी होगा। कॉर्पोरेट अफेयर्स का रखना जरूरी है, बिकॉज यार कंपनी के इंसॉल्वेंसी से डील करता है तो कॉर्पोरेट अफेयर्स का इंसान भी रहेगा, एंड सिंस इट्स अ लॉ तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का इंसान तो होना ही पड़ेगा, राइट? इसीलिए 3 मेंबर्स होते हैं, 1 फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, 1 फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड 1 फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, जो वहां के मेंबर होते हैं। उसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को राइट दिया गया कि आप भी एक मेंबर को डालो। क्यों? बिकॉज अगेन पैसे की बात हो रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होना जरूरी है। एंड इसके अलावा 5 मेंबर्स और रहते हैं जिसको गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपॉइंट करता है। सो देयर इज 1 चेयरपर्सन, 3 मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, 1 पर्सन फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड 5 अदर मेंबर्स। टोटल 10 मेंबर्स होते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, इन सब का टर्म इज 5 years एंड अप टू द एज ऑफ 65, जो भी पहले आएगा। अच्छा, एक बार आप मेंबर बन गए IBBI में तो क्या आप वहां पे जिंदगी भर बैठे रहोगे? नहीं, आपको निकाला जा सकता है। कब निकाल सकते हैं आपको? 1, जब यू आर एन अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट, भाई आपसे खुद का पैसा संभाला नहीं गया, खुद तो आप कुछ कर नहीं पाए, एंड चले आप दूसरों के लिए रूल्स बनाने के लिए, ऑफ कोर्स हम आपको नहीं रखेंगे। सो अगर कोई भी मेंबर अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट बन जाता है तो उसको हम निकाल सकते हैं। अगर आप फिजिकली या मेंटली इनकेपेबल हो गए हो, आपको लेट्स से एक पैरालिसिस अटैक आ गया है, आप नहीं कर सकते काम, यू आर फिजिकली इनकेपेबल, तो आपको भी मेंबरशिप से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, इफ यू आर कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस विच इन ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व्स मॉरल टर्पिट्यूड, आपको ऐसे किसी ऑफेंस के लिए पनिश किया गया है जिसमें मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व है, या फिर आपने अपने पोजीशन को अब्यूज किया है। अगर इन चारों में से कोई भी चीज प्रूव हो जाता है तो एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के मेंबर को हम निकाल सकते हैं फ्रॉम द ऑफिस। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द बोर्ड?
बोर्ड बना दिया, क्या फंक्शन क्या है उसका? पूरा फंक्शन है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को, जितने बाकी लोग हैं ना उनको रेगुलेट करना। सो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को रेगुलेट करो, आईपीएस को रेगुलेट करो, आईपी को रेगुलेट करो, प्रोसीजर बनाओ, रेगुलेशंस बनाओ, देखो कि सब चीज ठीक से कर रहा है कि नहीं, कोई आ रहा है तो ठीक, जा रहा है तो ठीक। बेसिकली आपको सब चीज को रेगुलेट करना है, ठीक है। जैसे सेबी में रेगुलेशंस सेबी बनाते हैं, राइट, सेबी टेक ओवर रेगुलेशंस, सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस, वैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर जितने रेगुलेशंस होते हैं वो आईबीबीआई के नाम से बनते हैं। सो फॉर एग्जांपल आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रेगुलेशंस, आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी रेगुलेशंस। समझा? तो बोर्ड के पास ये पार है, बोर्ड का ये फंक्शन होता है कि वो रेगुलेशंस बनाए, सब चीज को रेगुलेट करे, सारे फंक्शनरीज को रेगुलेट करे, पूरे प्रोसेस को रेगुलेट करे, मेंबर्स को रजिस्टर करे, मॉडल बायलॉज बनाए, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स बनाए, बाकी सारे चीज को रेगुलेट करना। सो बेसिकली इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी। समझा आपको? तो ये था आईबीबीआई के बारे में। आईबीबीआई इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर बनाया गया है। ये माई बाप होता है हमारे इंसॉल्वेंसी वर्ल्ड का, पूरे इंसॉल्वेंसी मैटर्स रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी का ये माई बाप होता है। इसका कॉम्पोजिशन कुछ ऐसा होता है, एक मेंबर होता है चेयरपर्सन, एक होता है फ्रॉम आरबीआई, एक होते हैं फ्रॉम 3 होते हैं फ्रॉम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एंड 5 जिनको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इनका टेन्योर होता है 5 years का, एंड दे कैन बी रीइलेक्टेड, दे कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस। उनको रिमूव करने के लिए क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं? अगर वो अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट हो जाए, अगर वो कन्विक्ट हो जाए कोई ऑफेंस जो कि मॉरल टर्पिट्यूड के से रिलेटेड है, अगर वो अपना पोजीशन अब्यूज करते हैं, या फिर वो मेंटली या फिजिकली इनकेपेबल हो जाते हैं। उनकी ड्यूटीज क्या है? रेगुलेट करो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी, आईपीए को, आईपी को, मॉडल बायलॉज बनाओ, रेगुलेशंस बनाओ, सबके कॉन्डक्ट को ठीक से रखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगाओ, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये था हमारा पहला पिलर। हमारा दूसरा पिलर इज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मतलब जैसे लिक्विडेशन में लिक्विडेटर होता है ना, पूरा काम संभाल रहा है, पूरा लिक्विडेशन प्रोसेस देख रहा है, एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द मैनेजमेंट, द कोर्ट, द गवर्नमेंट एंड द मेंबर्स, वैसे ही आईपी होता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जो कि पूरे प्रोफेशनल रेजोल्यूशन प्रोसेस को देखता है, रेजोल्यूशन प्रोसेस को देखता है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को। ठीक है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस मतलब क्या? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस मतलब वो प्रोसेस जो कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर होता है, जिससे आप किसी का इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व करते हो ना। वो प्रोसेस कौन कैरी आउट कराएगा? वो एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कैरी आउट कराएगा। सो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इज अ लिंक बिटवीन द कंपनी, बिटवीन द कोर्ट, बिटवीन द शेयर होल्डर्स, बिटवीन द क्रेडिटर्स। ठीक है, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के पास जाओ, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल उसको सॉर्ट करके देगा। पूरे प्रोसेस को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ही कैरी आउट करेगा। ठीक है, सो व्हाट इज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल? इट इज एन इंटरमीडियरी इन द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। बीच में जो इंटरमीडियरी रहता है, जो पूरा काम कराता है, वो होता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जस्ट लाइक अ लिक्विडेटर। ठीक है, इट इज अ क्लास ऑफ रेगुलेटेड बट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, किसी भी इंसान को अगर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना है तो उसको 2 चीज फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट, उसको मेंबरशिप लेना पड़ता है फ्रॉम एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी क्या होता है ये अपने डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए इतना याद रखो, उनको एक मेंबर होना पड़ता है फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, एंड उनको साथ ही साथ आईबीबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे आप जब कंपनी सेक्रेटरीज बन जाओगे तो आप आईसीएसआई के साथ मेंबरशिप लोगे ना, वैसे ही हर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के साथ मेंबरशिप लेना पड़ता है। एक बार आपने मेंबरशिप ले लिया तो आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ अपने आप को रजिस्टर कराते हो। ये होता है प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो क्या कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा जाके इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकता है? नहीं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के प्रोफेशन को भी प्रॉपर तरीके से रेगुलेट किया गया है, एंड वो रेगुलेशन जो है उसका नाम है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रेगुलेशंस 2016, आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी रेगुलेशन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रेगुलेशन 2016। इस रेगुलेशन के हिसाब से ही पूरे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को रेगुलेट किया गया है। अच्छा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का क्या फंक्शंस एंड ऑब्लिगेशंस है? नाउ, अगर वो इंडिविजुअल के लिए काम कर रहा है तो उसको डिफरेंट तरीके का प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, अगर वो कंपनीज के लिए काम करे तो उसको डिफरेंट तरीके का प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, राइट? तो हमने इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के लिए कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस बताया नहीं है। हम लोग ने बताया है कि आप
जैसा नेसेसरी हो वैसा काम करना। सो अगर आपको फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस की तरह काम करना है तो आप उसके अंडर काम करो, अगर आपको इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के अंडर काम करना है तो आप वैसे काम करो, अगर आपको CIRP दैट इज कॉर्पोरेट कंपनीज की इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए काम करना है तो आप वैसे काम करो, अगर आपको इंडिविजुअल बैंक्रप्सी प्रोसेस के लिए काम करना है तो वैसे करो, और अगर लिक्विडेशन के लिए काम करना है तो वैसे करो। ठीक है, बिकॉज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल डिफरेंट तरीके के काम करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट तरीके के काम। हमारे पास एक स्पेशल चैप्टर है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी याद करिएगा उनका फंक्शंस इतना ही होता है कि वो ये 5 तरीके से काम करे। ठीक है, बट हम ऐसे खुली सांड की तरह तो किसी को नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि अगर उनको हम पूरा पार दे रहे हैं सब चीज करने का तो वो हो सकता है मिसयूज कर ले। तो हम लोग ने उनके लिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी बता दिया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसको प्लीज अच्छे से याद कर लीजिएगा। कोड ऑफ कॉन्डक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स आर सपोज टू टेक रीजनेबल केयर एंड डिलिजेंस। ठीक है, उनको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ कंप्लाई करना पड़ता है। कभी भी उनका इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी बोले मेरे को रिकॉर्ड्स दिखाओ तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को दिखाना पड़ेगा, उनको हर चीज का रिकॉर्ड सबमिट भी करना पड़ता है, एंड उनको जैसा बोला जाए वैसे ही उन कंडीशंस के थ्रू ही काम करना पड़ेगा। सो ये चीज आपको समझ में आ रहा है कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को हम लोग थोड़ा सा इंडिपेंडेंस दिए है, बट खुली सांड की तरह नहीं छोड़ दिए, उनको हम लोग ने कोड ऑफ कॉन्डक्ट बताया है। वेरी इजी, समथिंग दैट आपको याद करने का, इसमें समझाने का कुछ नहीं है। कोड ऑफ कॉन्डक्ट याद कर लीजिएगा बिकॉज आई थिंक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या होता है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल वो इंसान होता है जो कि एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है ड्यूरिंग द रेजोल्यूशन प्रोसेस। वो उसका काम है पूरे प्रोसेस को देखना, सबके बीच में लिंक बना के रखना, जिसको किसी से प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना। ठीक है, एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको मेंबर होना पड़ता है एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी का, एंड रजिस्टर होना पड़ता है विद दी बोर्ड, दोनों काम। ठीक है, आपके फंक्शंस क्या क्या है? आपको जैसा प्रोसेस है उसके हिसाब से एक्ट करना है एंड सर्टेन कोड ऑफ कॉन्डक्ट को फॉलो करना है। नाउ आते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के पास। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी इज नथिंग बट एक एजेंसी। अब देखिए, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को आपने पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया एक कंपनी या इंडिविजुअल को संभालने का, और आपने बोला है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को इन पे नजर रखो। अब पूरे इंडिया में कितने लोग होंगे जो लोग एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होंगे? नहीं भी करके 5,000, 10,000, 15, 20,000 होंगे ना, इतना बड़ा कंट्री है। आपको क्या लगता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के लिए ये पॉसिबल था क्या कि वो पूरे 10 से 20,000 लोगों को इंडिविजुअली गवर्न कर सके, इंडिविजुअली रेगुलेट कर सके? नहीं था, राइट? तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट ने बहुत स्मार्ट काम किया। उन्होंने बोला IBBI अकेले इतने लोगों का ध्यान नहीं रख सकता, तो हम एक काम करेंगे, IBBI है ना, उसके नीचे हम एक और बॉडी लेके आएंगे और उसके नीचे हम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को रखेंगे। तो IBBI का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा केवल इस बॉडी को गवर्न करना, एंड इस बॉडी का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सारे IPs को गवर्न करना। तो हमने अपना काम डेलीगेट कर दिया। ठीक है, ये जो बॉडी बीच में बनी है उसको बोला जाता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। ठीक है, ना इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी क्या होता है? जस्ट लाइक आपका इंस्टीट्यूट है ICSI जिसके आप मेंबर बनोगे, तो आपको उस इंस्टीट्यूट के चीजों के रेगुलेशंस लॉज के साथ अपने आप को वैसे फॉलो करना पड़ेगा। वैसे ही इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी होता है एक एजेंसी जिसका वो इंसान जिसका हर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एक मेंबर होगा। ठीक है, आप जिस भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के मेंबर बनो, आपको उसके लॉज को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाय लॉज को फॉलो करना पड़ेगा, उसकी बात को मानना पड़ेगा। इन रिटर्न IPA आपका इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी आप पे कड़ा नजर रखेगा कि आप सारे काम ठीक से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड रेगुलेट करता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी को। वो एजेंसी से आगे पूछेगा तुम्हारा मेंबर है ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, तुमने उसके ऊपर ध्यान दिया, उसके रिकॉर्ड्स दिखाओ। तुम्हारा मेंबर है ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, उसका एलिजिबिलिटी दिखाओ। तुम एग्जाम लो अपने मेंबर्स के लिए, तुम अपने मेंबर्स को ठीक से रखो, तुम अपने मेंबर्स का नॉलेज बढ़ाओ, ट्रेनिंग दो। सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के ऊपर। ऊपर बैठा हुआ है IBBI, नीचे है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, बीच में आता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। समझा आपको? तो देखते क्या है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी इज एन एजेंसी डेजिग्नेटेड टू रेगुलेट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। उनका मेन काम ही है कि एग्जामिनेशन लो, लोगों को मेंबरशिप दो एंड उनका कॉन्डक्ट संभालो। आज तक के इंडिया में 3 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज है। पहला इज ICSI का इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, दूसरा इज इंसॉल्वेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स का इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, एंड तीसरा इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ऑफ ICAI। ठीक है, तो हमारा ICSI, ICAI एंड कॉस्ट अकाउंटेंट्स का इंस्टीट्यूट, इन तीनों ने एक एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी बना के रखा है। याद रखिएगा, अगर आप ICSI के मेंबर हो तो आप बाय डिफॉल्ट
ICSI इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के मेंबर नहीं बन जाते हो। आपको उसके लिए अलग से एग्जाम देके अलग से बैठना पड़ता है। अगर आप ICSI के मेंबर हो तो आप डायरेक्टली उसके प्रोफेशनल एजेंसी के मेंबर नहीं बन जाते हो, आपको वो मेंबरशिप अलग से लेना पड़ता है। ठीक है, नाउ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी का काम क्या हो सकता है? एग्जामिनेशन लेना है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स का, उनको मेंबरशिप देना है, उनका मेंबरशिप कैंसिल करना है, उनका कोड ऑफ कॉन्डक्ट देखना है, उनके लिए लॉज बनाना है वगैरह वगैरह, राइट। तो देखिए, मेंबरशिप ग्रांट करना है, उनका स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कॉन्डक्ट डालना है, इंफॉर्मेशन पब्लिश करना उनके बारे में, ग्रीवांसेस उनका एड्रेस करना है, कैंसिल करना है उनका मेंबरशिप, उनके राइट्स प्रिविलेजेस को मेंटेन करना है एंड उनके परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है। सो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी का काम केवल लिमिटेड होता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के साथ। जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल काम कर रहा है, उस जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आपका मेंबर है, आपको उसको संभाल के ठीक से अच्छे से रखना है। ठीक है, समझा? अगेन, जैसे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के लिए IBBI ने रेगुलेशन बनाया था, IBBI इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रेगुलेशन 2016, IBBI इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी रेगुलेशंस 2016 भी बनाया है टू गवर्न इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। ठीक है, ये था हमारा थर्ड पिलर। आते हैं चौथे पिलर की तरफ। चौथा पिलर इज इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। ये क्या है? नाउ देखिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर जो प्रोसेस है ना, वो बहुत ही सेंसिटिव प्रोसेस है एंड बहुत ही फार रीचिंग रिजल्ट्स वाला प्रोसेस है। मतलब अगर उस प्रोसेस में किसी ने कुछ भी गड़बड़ किया, कुछ चीटिंग की, तो कई लोगों का नुकसान होगा, बहुत भारी नुकसान होगा, राइट। तो हमें जरूरत है कि उस प्रोसेस के दौरान जो भी इंफॉर्मेशन कंसिडर किया जा रहा हो, वो इंफॉर्मेशन ट्रू हो, फेयर हो एंड कंप्लीट हो। ठीक है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी इज वन वे इन विच हम लोग ये चीज एंश्योर करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, अब भाई एक कंपनी है, हम जा रहे हैं उसके पास, बोल रहे अपना इन्फॉर्मेशन दो। कंपनी आधा इन्फॉर्मेशन दे रही है, आधा नहीं दे रही है, बोल रही है इधर से लो, उधर से लो, इसके पास है, उसके पास है, बहुत नाटक होते, राइट। हमने बोला हमें ये सब झंझट में पड़ना ही नहीं है, हम एक अलग से बॉडी बना के रखे हैं इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, हम उस इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास जाएंगे और उससे इंफॉर्मेशन ले लेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन आता है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास इंफॉर्मेशन कहां से आएगा? तो इसके लिए IBC ने बहुत स्मार्ट काम किया। उसने क्या किया, बहुत सारे लॉज को अमेंड कर दिया एंड सब में प्रोविजन डाल दिया, अगर कंपनी इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास इंफॉर्मेशन नहीं देती है, ये वाला इंफॉर्मेशन नहीं देती है, उसको हम ये फायदा नहीं देंगे। अगर वो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं देती है, उसको ये फायदा नहीं मिलेगा। अगर वो ये इंफॉर्मेशन नहीं देती है, उसको ये फायदा नहीं मिलेगा। बेसिकली हमने कंपेल कंपनी को डायरेक्टली नहीं किया कि तुम इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास इंफॉर्मेशन दो। हमने बोला तुम्हारे ऊपर चॉइस है, देना है दो, नहीं देना है मत दो, बट अगर तुम नहीं दोगे तो हम तुमको ये बेनिफिट नहीं देंगे। ठीक है, तो इससे मजबूरन हर कंपनी को अपना इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास जाके डिपॉजिट करना होता है। इससे इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास सारा इंफॉर्मेशन होता है एंड देन किसी भी इंसान को अगर इंफॉर्मेशन चाहिए वो वहां से जाके निकाल सकता है। काम इजी हो गया ना अपना। और क्योंकि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमने टाइम बाउंड कर रखा है सब चीज, तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के आने से हमारा प्रोसेस काफी सिस्टमैटिक एंड सिंक्रोनाइज्ड हो गया। समझा आपको? तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या है, देखिए, The main duty of information utility is to collect, collate, authenticate and disseminate. चारों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कलेक्ट करना मतलब हम जगह जगह से जा जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिए। कोलेट करना मतलब उसको हम एक सिस्टमैटिक मैनर में बनाए। अब हम उसको फिर ऑथेंटिकेट करते हैं। भाई इंफॉर्मेशन ले तो लिए, उसको सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज तो कर दिए, बट सही है कि नहीं वो तो चेक करोगे ना, तो दैट इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन। एंड देन उसके बाद फिर जिसका वैलिड रिक्वेस्ट आता है उसको लेने के लिए उसको हम वो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट कर देते हैं। तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का काम है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, उसको अरेंज करो, उसको वैलिडेट करो, उसको ऑथेंटिकेट करो एंड देन उसको डिसेमिनेट कर दो टू दी पीपल हु रिक्वायर इट। ठीक है, ऑब्लिगेशंस क्या क्या है? इट हैज टू मेक श्योर कि वो जो भी इंफॉर्मेशन रख रहा है वो एक्सेसिबल फॉर्मेट में होना चाहिए। वो इंफॉर्मेशन उन्हीं से लेगा जिनके ऊपर ऑब्लिगेशन है इंफॉर्मेशन सबमिट करने का। वो जो भी इंफॉर्मेशन लेगा वो स्पेसिफाइड फॉर्म एंड मैनर में लेगा। यहां पे देखिए काफी इंपॉर्टेंट है कि उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन आता है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि वो उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से सेफली, सिक्योरली एंड कॉन्फिडेंशियल मैनर में अपने पास रखे। अगर आप कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं गारंटी करोगे तो कोई भी इंसान अपना इंफॉर्मेशन आके शेयर नहीं करेगा। इसलिए यहां पे स्पेसिफिकली लिख दिया गया है किसी भी इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को जब भी इंफॉर्मेशन आता है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का काम होता है कि वो उसको सेफली रखे, सिक्योर्ड रखे एंड उसको कॉन्फिडेंशियल रखे। ओनली जब कोई इंसान लेजिटिमेटली लीगली इंफॉर्मेशन मांग रहा है तभी उसको इंफॉर्मेशन दिया जाता है। जैसे कि ऊपर आईपी के लिए रेगुलेशंस बने, आईपीए के लिए रेगुलेशंस बने, वैसे ही आईपीबीआई ने इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के लिए भी रेगुलेशन बनाया जिसको बोलते हैं
IBBI रेगुलेशन, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी रेगुलेशंस 2017। ठीक है, ये था हमारा चौथा पिलर। आते हैं अपने लास्ट पिलर की तरफ। अपना जो लास्ट पिलर है वो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कोई नया बॉडी नहीं डाला गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर। वहां पे हमने पार्ट 2 के लिए एनसीएलटी को ही पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी एंड पार्ट 3 के लिए डीआरटी जो कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल होता है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। ठीक है, सो अगर पार्ट 2 दैट इज कंपनी से रिलेटेड कोई भी कुछ भी चीज है तो हम जाएंगे डायरेक्टली एनसीएलटी के पास, और अगर इंडिविजुअल्स या फर्म्स दैट इज पार्ट 3 से रिलेटेड कुछ है तो हम जाएंगे डीआरटी के पास। ठीक है, याद रखिएगा 2 एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज है इस बॉडी, इस कोड के अंदर, एक नहीं है, लेकिन दोनों पुराने ही हैं जिनको हमने पास एडिशनली दे दिया। ठीक है, सिविल कोर्ट हैज बीन केप्ट आउटसाइड फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ आईबीसी, मतलब आईबीसी के अंदर कुछ भी झंझट होता है तो आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते, आपको एनसीएलटी के पास ही जाना पड़ेगा, नहीं तो डीआरटी के पास ही जाना पड़ेगा, जैसा आपके ऊपर अप्लाई होता है वैसे। ठीक है, ये थे हमारे 5 पिलर्स ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इन पिलर्स हम लोग ने देखा ये पिलर्स क्या होते हैं, कौन होते हैं, इनका क्या काम होता है एंड ये कैसे इंपॉर्टेंट है। आईबीबीआई इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो तो सबसे बड़ा बाप है, राइट, वो तो इंपॉर्टेंट है। आईपीज इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो इंटरमीडियरी होते हैं, वो सब चीज का लिंक बैठाते हैं। आईपीए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आईपीए आईपी को गवर्न करते हैं। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से आपको इंफॉर्मेशन मिलता है। एंड एडजुडिकेटरी अथॉरिटी इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज वहां पे आप जाते हो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कराने के लिए। तो इससे हम लोगों ने देखा पार्ट 4 का इंपॉर्टेंस क्या है एंड पार्ट 4 क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। पार्ट 4 के फंक्शनरीज को हम पिलर्स ऑफ आईबीसी क्यों बोलते हैं। लास्ट टॉपिक जो आज का बचा है वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड। जैसे कि सेबी लॉस के अंदर आपने देखा है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, वैसे ही एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड बनाया गया अंडर द आईबीसी। वहां पे जो भी इंसान चाहे पैसा जमा कर सकता है। कहां से पैसा आता है वहां पे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई पैसा दिया है तो, अगर कोई इंसान अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है तो, या फिर कोई और सोर्स अगर पैसा आ रहा है तो, अगर इन पैसों को हम कहीं पे भी जमा कर दे तो उससे अगर इंटरेस्ट वगैरह कुछ आता है तो वो भी फंड में ही जाता है। ठीक है, ये फंड इसलिए बनाया गया ताकि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर अगर कभी पैसा चाहिए गवर्नमेंट को तो वो इस फंड से यूज कर सके। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं, ये कॉन्सेप्ट है जो हमें ऑलरेडी पता है, एक बार बस आप रीड कर लेना, इसमें कुछ नया है नहीं। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट लेक्चर आता है अपने एंड में। आई होप आपको समझ में आया ये लेक्चर। एक फटाक से रिवाइज करते हैं हम लोग ने क्या देखा। आज हम लोग ने स्टार्ट किया विद व्हाट इज इंसॉल्वेंसी, व्हाट इज बैंक्रप्सी एंड व्हाट इज लिक्विडेशन। हम लोग ने तीनों का डिफरेंस देखा, इंसॉल्वेंसी क्या होता है, बैंक्रप्सी क्या होता है, लिक्विडेशन क्या होता है। इंसॉल्वेंसी कब यूज करते हैं, बैंक्रप्सी कब यूज करते हैं, लिक्विडेशन कब यूज करते हैं। फिर हम आए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के ऊपर, क्यों इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का नाम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 पड़ा था। उसके बाद हम लोग ने देखा क्या इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के पहले कोई लॉस थे, हाँ थे। हम लोग ने पूरा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स देखा फ्रॉम द ईयर 1800 टू 2016। फिर हम लोग आए देखने के लिए कि क्या क्या कमिटीज बने थे, उन कमिटीज में क्या क्या रिपोर्ट्स आया, क्या क्या लॉज बने। एक बार ये पूरा हो गया तब हम आए बेसिकली अपने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के पास। फिर हमने देखा जब इतने लॉज थे, जब इतने कमिटीज बनी थी तो हमें इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्यों चाहिए था, तो हम लोग देखा उसके रीजंस क्या थे एंड फिर हम लोग देखा ऑब्जेक्टिव क्या था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का। फिर हम लोग फाइनली देखे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का क्या इंट्रोडक्शन में देखा, फिर ऑर्गेनाइजेशन देखा 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। पार्ट 1 इज प्रिलिमिनरी, पार्ट 2 इज कंपनी, पार्ट 3 इज इंडिविजुअल, पार्ट 4 इज पिलर्स एंड पार्ट 5 इज मिसलेनियस। पार्ट 1, 2, 4 एंड 5 हो चुका है नोटिफाई, पार्ट 3 अभी तक नोटिफाई या एनफोर्स नहीं हुआ है। इसके बाद हम लोगों ने इन डिटेल देखा एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कोड। हम लोग देखा कोड कंपनीज पे भी अप्लाई करता है, एलएलपीज पे भी अप्लाई करता है, इंडिविजुअल्स पे भी अप्लाई करता है, फर्म्स पे भी अप्लाई करता है, पर्सनल गारंटर्स पे भी अप्लाई करता है। फिर हम लोग ने देखा 5 पिलर्स ऑफ द कोड्स को इन डिटेल, आईबीबीआई दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। उसके बाद हम लोग ने देखा इंफॉर्मेशन यूटिलिटी एंड लास्ट देखा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। लास्ट पार्ट जो हम लोग ने आज देखा वो देखा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड। ठीक है, इसी के बाद हमारा फर्स्ट लेक्चर होता है खत्म। आई होप हम आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा जगा पाए हो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में। कल से हम लोग फुल फ्लेजेड देखने वाले, कल हम लोग देखेंगे इस कोड में ऐसा क्या है जो इसको सेट अपार्ट करता है फ्रॉम द अदर लॉज। हम लोग पूरा प्रोसेस देखेंगे एक ऊपर के ग्लांस से एंड देन विल गेट इनटू दिस कोड पूरा फुल फ्लेजेड। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो आप यस एकेडमी जो चैनल है उसके बाकी वीडियोस को भी देख सकते हो। हमारे पास इन सीएस प्रोफेशनल, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस फाउंडेशन के लिए अमेजिंग फैकल्टी, अमेजिंग वीडियोस है, प्लीज वहां पे जाके देखिए। उसके अलावा आप नीचे दिए गए डिटेल्स में कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो फॉर एनी फर्दर हेल्प और सपोर्ट। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।